नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर क्लासेस डिजिटल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, ये जो डिटेल बुक का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं ये आपके सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ बिहार लाइब्रेरी हो, चाहे आपका राजस्थान लाइब्रेरी हो, या हम कह सकते हैं केबीएस, एनवीएस, DSSS में किसी भी प्रकार के लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों? वो टॉपिक अपना रहे सूचीकरण के आदर्शक या नियमक सिद्धांत, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। ये बात अपन को याद रखनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से सारा चैप्टर में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती है, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप क्लासेस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्लासेस को शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, आज की क्लास अपनी रहेगी वो आपको सभी को मैं बता दूं बिना कोई देरी करते हुए। आज की अपनी क्लास रहेगी वो है क्लास अपनी, यहाँ पर देखिएगा फटाफट से। क्लास का नाम है सूचीकरण के नियामक सिद्धांत। ठीक है, ये आज की क्लास है, सूचीकरण के नियामक सिद्धांत। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और कई बार प्रश्न बनने के साथ साथ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, कौन सा सूत्र किस काम का है, उपसूत्र कौन से हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और जुड़े रहिएगा अंत तक। ध्यान दीजिएगा, सूचीकरण के नियामक सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ये आज का अपना चैप्टर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर का नाम है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग या लॉगिंग, यानी सूचीकरण के आदर्शक या नियामक सिद्धांतों के बारे में आज आपकी क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये आपका पहला चैप्टर रहेगा और बिल्कुल बेसिक से सारी जानकारी लेके चलेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सूचीकरण के नियामक या आदर्शक सिद्धांतों की। तो इन सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या एक ही चरण में हो गया था? क्या एक ही बार में सारे उपसूत्र बन गए थे? क्या एक ही बार में सारे सिद्धांत बन गए थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सूचीकरण के नियामक सिद्धांतों की। रंगनाथन जी के द्वारा सूचीकरण के लिए कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया गया था। टोटल कितने 9 उपसूत्र बने? टोटल 9 उपसूत्र बने थे। किसके लिए? कैटलॉगिंग के लिए। क्या ये 9 उपसूत्र एक साथ बन गए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 9 उपसूत्रों को टोटल 9 उपसूत्रों को 3 चरणों में बांटा गया था, 3 चरणों में इनका विकास हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगनाथन जी के द्वारा सूचीकरण की कितने उपसूत्र दिए गए? टोटल 9 उपसूत्र दिए गए थे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सूचीकरण के सूचीकरण के लिए कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन कुल 9 उपसूत्रों का का प्रतिपादन प्रतिपादन के दो या विकास के दो, कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन 3 चरणों में किया, 3 स्टेप में किया। ठीक है, 3 चरणों में किया था। ये बात आपको याद है। टोटल कितने उपसूत्र बनेंगे? तो आपको याद रखना, टोटल अपने कितने उपसूत्र बनेंगे? 3 चरणों में उनको बांटेंगे तो टोटल अपने पास में 9 उपसूत्र बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की। तो बात ध्यान से देखना, बात कब की है? चलिए देखिए फटाफट से प्यारे साथियों। तो बात ये अपनी शुरुआत होती है, ये क्या हुआ यार, ऐसा कैसे आ गया इसमें?
चलो बात करते हैं कब की, तो ये आपको याद रखना प्रथम चरण की, ठीक है। ये एक नंबर पे अपन लगाते हैं प्रथम चरण। अब आपको याद रखना प्रथम चरण कब से शुरू होता है सूचीकरण के उपसूत्रों का। तो टोटल कितने अपने पास में है, 9 उपसूत्र है। प्रथम चरण की शुरुआत कब होती है, सन 1938 में। रंगनाथन जी की पुस्तक आती है कौन सी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में टोटल 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सन 1938 की बात है, सन 1938 की बात है। पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखना सन 1938 में पुस्तक है में रंगनाथन जी की पुस्तक की पुस्तक पुस्तक कौन सी पुस्तक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, कैटलॉगिंग या कैटलॉग जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सूचीकरण के प्रथम 6 सूत्र उपसूत्रों का प्रतिपादन किया गया। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में सूचीकरण के प्रथम प्रथम 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया, ठीक है। यानी 6 उपसूत्र किसमें बताया है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तक कब आई, प्रतिपादन किया। पुस्तक कब आई थी, तो आपको पता है पुस्तक कब आई है, तो सन 1938 में। पहला चरण अपना यहाँ कंप्लीट होता। बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण कब से शुरू होगा, सन 1955 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक आती है कौन सी, हेडिंग्स एंड कैनन्स। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण कब आया है या प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, सन 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न बनता है। चलिए बात करते हैं, प्रथम चरण हो गया, तो यहाँ बात कर लेते हैं अपन दूसरे चरण की। बात करते हैं दूसरे चरण की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा चरण किसका, दूसरा चरण उपसूत्रों के निर्माण का। तो उपसूत्रों के निर्माण का दूसरा चरण, तो आपको याद रखना प्रथम चरण सन 1938 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में सूचीकरण के प्रथम 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। उसी प्रकार से सन 1955 में सन 1955 में 55 में रंगनाथन जी की पुस्तक रंगनाथन की पुस्तक रंगनाथन की पुस्तक हेडिंग्स एंड कैनन्स, हेडिंग एंड कैनन्स कैनन्स में सूचीकरण के सूचीकरण के सूचीकरण के दो अन्य उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। उपसूत्रों का प्रतिपादन किया मतलब टोटल कितने हो गए, तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितने हो गए, दूसरे चरण में 8 उपसूत्रों का प्रतिपादन कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रयास, जो थर्ड जो स्टेप था कैटलॉगिंग का, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग के जो अपने कैनन्स बना रहे हैं, उन उपसूत्रों का तीसरा प्रयास जो है वो थर्ड स्टेप में किया गया। थर्ड स्टेप कब से शुरू होता है, तो आपको याद रखना सन 1969 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी पुस्तक में वो संस्करण में वो नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर एक जनरल होता है, जनरल का नाम क्या है, लाइब्रेरी साइंस विद एक्सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन। क्या, लाइब्रेरी साइंस विद एक्सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन। इस पत्रिका के अंदर नवा जो सूत्र है, नवीनतम जो उपसूत्र है, उसका प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। कब ये उपसूत्र दिया गया था, सन 1969 में। ये आपको याद रखना, ठीक है। तीसरा प्रयास यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। तीसरा प्रयास, तीसरा चरण, चरण बोल दो या प्रयास बोल दो, बात एक ही है। तो आपको याद रखना है सन 1969 में, 1969 में, ठीक है। रंगनाथन द्वारा रंगनाथन द्वारा पत्रिका, पत्रिका कौन सी है,
रंगनाथन द्वारा पत्रिका कौन सी है? लाइब्रेरी साइंस। देखो पत्रिका का नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गलती मत करना। लाइब्रेरी साइंस विद एक्सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन, ये पत्रिका है तो आपको याद रखना है लाइब्रेरी साइंस, साइंस विद एक्सलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका में सूचीकरण का नवीनतम व अंतिम नवीनतम नवीनतम व अंतिम अंतिम नवीनतम व अंतिम उप नवीनतम व अंतिम नववा उपसूत्र का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। ये तो रहा क्या, विकास क्रम, या हम कह सकते हैं कालक्रम, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, कितने चरणों में। अब अगर प्रश्न आ गया तो आप एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है। बात कर लेते हैं अभी कौन कौन से उपसूत्र रहे, किस प्रकार से इनके नाम रहे, उनके महत्वपूर्ण नामों के बारे में जानकारी करेंगे, तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए बात कर लेते हैं सूचीकरण के उपसूत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सूचीकरण के उपसूत्र, सूचीकरण के कितने उपसूत्र है, तो आपको पता है 9 उपसूत्र है। उन 9 उपसूत्रों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिना कोई देरी करते हैं। सूचीकरण के उपसूत्र टोटल कितने उपसूत्र बताए मैंने, तो टोटल आपको बता दिए हैं मैंने, ये ध्यान रखिएगा। यार ये क्या हुआ है ऐसा। तो टोटल अपने पास में कितने उपसूत्र है, तो आपको याद रखना है टोटल अपने पास में 9 उपसूत्र है। उन 9 उपसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो 9 उपसूत्र अपन को पढ़ने हैं, 9 उपसूत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला अपन बात कर लेते हैं निर्धारियता का उपसूत्र। क्या है निर्धारियता का उपसूत्र? दूसरा है प्रबलता का उपसूत्र, और तीसरा क्या है व्यष्टिकरण का उपसूत्र। तीनों के नाम याद रखना है, एग्जाम में नाम जरूर पूछे जाते हैं, कौन सा उपसूत्र किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिएगा फटाफट से, निर्धारियता का उपसूत्र पहला अपना क्या होगा, निर्धारियता। निर्धारियता का उपसूत्र, ठीक है, ये अपना पहला उपसूत्र हो गया। दूसरा कौन सा है, तो आपको याद रखना दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपना प्रबलता का उपसूत्र। प्रबलता का उपसूत्र। तीसरा कौन सा है, तो आपको तीसरा याद रखना है व्यष्टिकरण का उपसूत्र। व्यष्टिकरण का उपसूत्र। ये 3 उपसूत्र आपको प्रथम के याद रखना। देखो निर्धारियता, प्रबलता और आपको याद रखना व्यष्टिकरण। निर्धारियता, प्रबलता, व्यष्टिकरण, निर्धारियता, प्रबलता, व्यष्टिकरण, इस प्रकार से आपको बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। पहला जो उपसूत्र है उसको इंग्लिश में बोला जाता है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। दूसरा जो उपसूत्र है उसको क्या बोला जाएगा, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। तीसरा उपसूत्र को क्या बोला जाता है, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। क्या बोलेंगे, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए इनको लिख लेते हैं। पहला कौन सा उपसूत्र है, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। दूसरा क्या है, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। प्रीपोटेंस, ये याद रखना। तीसरा कौन सा उपसूत्र है, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा चीजों को ध्यान में लेके चले। बात कर लेते हैं अपन चौथा, पांचवा, छठा। देखो 3-3 के स्टेप में याद करोगे तो आसानी से अपन को याद हो जाएंगे, बाकी आप अपने सहूलियत के हिसाब से इनको याद करके चलिए। चौथा जो उपसूत्र होगा वांछित शीर्षक का उपसूत्र, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स। ठीक है, पांचवा जो उपसूत्र रहेगा प्रसंग का उपसूत्र रहेगा। प्रसंग का उपसूत्र और प्रबलता के उपसूत्र में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रबलता अलग है, प्रसंग अलग है। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है प्रसंग के उपसूत्र को, ये आपको याद रखना है। और छठा उपसूत्र है अपना
जिसको बोल सकते हो आप स्थायित्व का उपसूत्र कैनन ऑफ परमानेंस जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा 4, 5 और ये 6 मैंने कौन कौन सा बताया आपको, तो दिमाग में सेट करके चलना। वांछित शीर्षक का उपसूत्र कौन सा उपसूत्र है? वांछित शीर्षक का उपसूत्र जिसको कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग आप बोल सकते हो। तो आपको ये याद रखना, वांछित वांछित शीर्षक का उपसूत्र, शीर्षक का उपसूत्र। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में अपना है प्रसंग, प्रसंग का उपसूत्र। और 6 नंबर पे कौन सा है? तो आपको पता है स्थायित्व, स्थायित्व का उपसूत्र। ये लो 6 उपसूत्रों के नाम मैंने यहाँ तो आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इनको पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलिए बात कर लेते हैं, ये टोटल 6 उपसूत्र अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नाम इंग्लिश में याद रखना, वांछित शीर्षक का उपसूत्र कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। उसके बाद में जो अगला है अपना प्रसंग का उपसूत्र कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और अगला जो है कैनन ऑफ परमानेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, इस यहाँ पर लिखिएगा कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स, शॉर्ट हेडिंग्स ये याद रखिएगा। कैनन ऑफ प्रसंग का उपसूत्र कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में स्थायित्व का क्या होगा? तो आपको पता है कैनन ऑफ परमानेंस। आपको ये याद रखना है। इस प्रकार से टोटल 6 उपसूत्र मैंने बता दिए। बढ़े आगे की ओर 7वां, 8वां, 9वां 3 उपसूत्र और रह जाते हैं अपने। कितने? 3 उपसूत्र और रहेंगे, 7, 8 और ये 9। अब बात कर लेते हैं। देखो 6 उपसूत्र मैंने बता दिए। 6 उपसूत्रों का निर्माण कौन सी पुस्तक में होगा? याद कीजिए, मेमोरी रिकॉल कीजिए। सन 1938 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक कौन थी? लाइब्रेरी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। उस पुस्तक में 6 उपसूत्रों का निर्माण अपन ने कर दिया। अब आगे के 6+2 जो 2 अन्य उपसूत्र होंगे वो कौन सी पुस्तक में? हेडिंग्स एंड कैनन। सन 1955 में ये पुस्तक आई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पुस्तक लिखी गई। कौन से वो सूत्र है? प्रचलन का उपसूत्र और संगति का उपसूत्र। क्या? प्रचलन का उपसूत्र और संगति का उपसूत्र। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैनन ऑफ करेंसी, और उसको क्या बोलेगा? कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये आपको याद रखना, प्रचलन का उपसूत्र और संगति का उपसूत्र। ये 2 उपसूत्रों का निर्माण किसमें होता है? हेडिंग्स एंड कैनन में। प्रचलन का उपसूत्र, ठीक है, और प्रचलन का उपसूत्र और संगति का उपसूत्र, संगति का उपसूत्र। ठीक है, इस प्रकार से ये है। आप चलिए प्रचलन के उपसूत्र को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं प्यारे साथी? तो आपको पता प्यारे दोस्तों, प्रचलन के उपसूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है कैनन ऑफ करेंसी। ठीक है, और दूसरा अपना कौन सा है? संगति का उपसूत्र, इसको बोलेंगे कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आपको ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, कैनन ऑफ करेंसी और कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। या अब बात कर लेते हैं जो नवा जो नवीनतम उपसूत्र है उसका निर्माण कहाँ होता है? प्रतिपादन लाइब्रेरी साइंस विद सेलेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, जो ये पत्रिका है, इस पत्रिका में सन 1969 में इस उपसूत्र का प्रतिपादन किया जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना। कौन सा उपसूत्र है? पुनः स्मरण का उपसूत्र, पुनः स्मरण मान का उपसूत्र, जिसको आप कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू कहा जाता है, और कई बार प्रश्न इन्हीं से बनता है। तो आपको याद रखना पुनः स्मरण मान का उपसूत्र, पुनः स्मरण मान का उपसूत्र, उपसूत्र। इसको आप क्या बोलोगे? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ठीक है, ये टोटल अपने कितने उपसूत्र हो गए? टोटल अपने पास में कितने? 9 उपसूत्र हो गए। अब बात कर लेते हैं 9 उपसूत्रों के बाद में क्या सूचीकरण के कुछ सिद्धांत भी दिए गए थे? तो हाँ बिल्कुल प्यारे साथियों, सूचीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांतों के बारे में भी अपन नाम याद रखेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे सूचीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, तो देखिएगा सूचीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, सूचीकरण के सिद्धांत।
सूचीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट से। टोटल डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सूचीकरण के टोटल कितने सिद्धांत बताए गए, तो आपको याद रखना है टोटल कितने सिद्धांत बताए थे प्यारे साथियों। तो आपको पता है, दिमाग में सेट करके चलना, टोटल 6 सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। आइए इन 6 सिद्धांतों के नाम अपन याद रखते हैं, एटलीस्ट नाम अपन को पता होगा तो दिमाग में वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और सारी चीजों का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आगे आपको दूंगा, बस आप क्लास में जुड़े रहिएगा। पहला सिद्धांत कौन सा, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, जिसको आप लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो, आपको ये याद रखना है। पहला सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, पहला सिद्धांत है अर्थ निर्णय का सिद्धांत। अर्थ निर्णय का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कैनन ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये तो हो गया पहला सिद्धांत। बात कर लेते हैं दूसरे सिद्धांत की। तो यहाँ पर ध्यान देना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से सूचीकरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना कौन सा सिद्धांत है। तो आपको पता है निष्पक्षता का सिद्धांत, कई बार कंफ्यूज करता है निष्पक्षता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैनन ऑफ इम्पार्शियलिटी। क्या बोला जाएगा, कैनन ऑफ इम्पार्शियलिटी इसको बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाम क्या है, निष्पक्षता का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोला जाता है इसको लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। तीसरी बात कर लेते हैं अपन, तीसरा जो अपने पास में सिद्धांत निकल के आता है, देखो टोटल अपने कितने पढ़ने हैं, टोटल अपन को 6 पढ़ने हैं। तीसरा जो सिद्धांत निकल के आता है उसको बोला जाता है साम्य रूपता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमेट्री। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और डायरेक्ट प्रश्न आता है, इसलिए अपन को कंफ्यूज नहीं होना। साम्य रूपता का सिद्धांत या लॉ ऑफ सिमेट्री इसको बोला जाता है, ठीक है। साम्य रूपता का सिद्धांत का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री। बात कर लेते हैं चौथा जो अपना सिद्धांत रहेगा प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। चौथा सिद्धांत भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो उस सिद्धांत का नाम क्या है, मितव्ययिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पार्सिमनी। लॉ ऑफ पार्सिमनी से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। आपको आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, तो आपको पता है मितव्ययिता का सिद्धांत नाम है, लॉ ऑफ पार्सिमनी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मितव्ययिता का सिद्धांत, मित मितव्ययिता, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ी हो गई है। मित मितव्ययिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पार्सिमनी, ये आपको याद रखना है। पांचवा जो अपना सिद्धांत रहेगा वो सिद्धांत का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना। पांचवा जो सिद्धांत है कई बार एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनता है, उसको बोला जाता है स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत। आपको ये याद रखना है, क्या बोला जाता है, स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में नाम है लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन इसको बोला जाता है। और छठा जो सिद्धांत है परिसरण का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस आप बोल सकते हो, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये क्या है अपना, तो आपको पता है इसको बोला जाता है अपना, क्या बोलेंगे, स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। और छठा अपना कौन सा है, तो आपको याद रखना, छठवा अपना कौन सा, परिसरण का सिद्धांत, परिसरण का सिद्धांत, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, और इसको क्या बोलोगे, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन,
या प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। ठीक है, इस प्रकार से यह सारी चीजें रहती है। अब चलिए अपन क्लास को आगे रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जो में से बेसिक चीज जानकारी थी सूचीकरण के नियमक सिद्धांत की, वो मैंने सारी आपको बताई है। मैं जल जल ग्रहण करके आपको आगे पढ़ाता हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। जैसा कि आप सभी को पता, बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा के लिए रोतरवाल पब्लिकेशन, साथ ही साथ करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा ये आपके बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। जो भी मेरे साथी बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से इस पुस्तक को आप घर बैठे मंगवा सकते हो। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो है इस पुस्तक में आप घर बैठे देख सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्यारे साथी। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपको पता है टोटल इसमें यूं देखा जाए तो लगभग आपको पता ही है कि सारी की सारी जानकारियां जो है लाइब्रेरी साइंस की, वो आपकी इसमें समाहित की गई है। बीपीएससी और स्टेट भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। रोतरवाल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा एक पुस्तक दी गई है। जो भी साथी आप हमारे वीडियो कोर्सेज के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप इस पुस्तक को खरीद कर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके अपने जो क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि थ्योरी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट से बिना कोई देरी करते हुए क्लास को अपन शुरू करते हैं। अब देखिएगा, पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसूचीकरण का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि शीर्षक पृष्ठ पर व सहायक पृष्ठों पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग मुख्य प्रविष्टि बनाए जाने हेतु किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे है, आप सभी मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हो। इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा, वो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्यारे साथी, आप सभी इसका जवाब जरूर कमेंट कर सकते हो कि इसका जवाब क्या होगा। संदर्भ का उपसूत्र, निर्धारित का उपसूत्र, प्रबलता का उपसूत्र या खोज शीर्षक का उपसूत्र। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, निर्धारित का उपसूत्र ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और सटीक जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लॉ ऑफ पार्सिमनी किसको दर्शाता है? लॉ ऑफ पार्सिमनी किसको दर्शाता है? तो जहां पार्सिमनी की बात आ जाए, आपको दिमाग में एक ही चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? ओवरऑल इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जाएगी? ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाएगी। ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है? देखो, मैंने आपको जब उपसूत्र पढ़ाए थे, ऐसे पर्सन बताए थे कि ऐसा भी पर्सन बनता है। देख लो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो मैं जो बताता हूँ वो गलत नहीं बताऊंगा, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में क्या पर्सन पूछा जाता है वही मैं बताता हूँ। व्यापकता का उपसूत्र, प्रसंग का उपसूत्र, संयंत्रता का उपसूत्र और प्रचलन का उपसूत्र। बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका सही और सटीक जवाब माना जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बिना कोई देरी करते हुए आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। प्रसंग का उपसूत्र है, संयंत्रता का है और प्रचलन का उपसूत्र। ये तीनों उपसूत्र डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। एस आर रंगनाथन की पुस्तक है हेडिंग्स एंड कैनन्स का एक तुलनात्मक अध्ययन है। आप बता सकते हो 2 कैटलॉग कोड, 4 कैटलॉग कोड, 5 कैटलॉग कोड और 6 कैटलॉग कोड। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही और सटीक जवाब होगा। इस पर्सन का 5 कैटलॉग कोड जो है वो हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक में दिया गया था। आपको याद रखना है, हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक जो है कब आई थी? तो आपको पता है सन 1955 में आई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, प्रोलेगोमेना लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के टोटल कितने संस्करण आए? तो आपको पता है 3 संस्करण आए। 3 संस्करण कब कब आए? पहला संस्करण कब आता है प्यारे साथियों? 1937 में। ठीक है, दूसरा संस्करण कब आता है? तो आपको पता है सन 1957 में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा संस्करण कब आता है? तो सन 1967 में। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 संस्करण इस प्रकार से रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पुस्तक हेडिंग्स एंड कैनन्स के लेखक कौन है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसको कहा जाता है, या हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक के लेखक है। कब आई है पुस्तक? तो आपको दिमाग में याद रखना है, सन 1955 में आई है।
ये आपको याद रखना। कब आई है? सन 1955 में। इस प्रकार से BS केसवन को क्या बोला जाता है? तो आप मुझे बता सकते हो BS केसवन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ INB बोला जाता है क्या? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा फादर ऑफ INB कौन है। फादर ऑफ INB का मतलब क्या है? तो आप मुझे बता सकते हो। INB का मतलब क्या है? INB का मतलब क्या है? तो आपको पता है INB का मतलब होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है। CRL कलकत्ता द्वारा पब्लिश की जाती है। CRL कोलकाता पब्लिश की जाती है। CRL का मतलब क्या है? तो आपको पता है CRL का मतलब क्या है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। क्या है? सेंट्रल सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, एलाइसपीडिया जो टेलीग्राम चैनल है वो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर आप करियर क्लासेस जयपुर के माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हो। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम क्या है? एलाइसपीडिया जो है ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस प्रकार से आप ये सारी चीजें रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को उनके स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रसूचीकरण के अधिनियम, लाइब्रेरी साइंस के नियम, सामान्य आदर्शक सिद्धांत और सूचीकरण के सिद्धांत। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही और सटीक जवाब होगा। किस प्रकार से? तो सबसे पहले क्या बनते हैं? तो आपको पता है सामान्य आदर्शतक आदर्श आदर्शात्मक सिद्धांत, जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बनते हैं। उसके बाद में क्या बनेंगे? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद क्या बनता है? कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। उसके बाद में बनता है प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। जो प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको बताया थे टोटल 6 है, आपको पता है। उसके बाद में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कितने हैं? 5 है। जो नियम है प्रसूचीकरण के अधिनियम में आपको बता ही सकता हूँ। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है 4 जो है वो राइट आंसर होगा। कैटलॉगिंग में कौन सा नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों नियमों में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? देखो, अर्थव्यवस्था की जहां बात आ जाती है, आपको क्या करना है? लॉ ऑफ पार्सिमनी करना है। कई बार मैं बता चुका हूं। तो आपका कौन सा नियम हो जाएगा? बचत का नियम हो जाएगा, जिसको आप मितव्ययिता का नियम भी या उपसूत्र भी कहा कहते हो। तो आपको ये याद रखना है, बचत का नियम या मितव्ययिता का नियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ये फायदा होता है कि अपन स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं या डिटेल में कोई जानकारी पढ़ लेते हैं तो MCQ बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर SR रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में देखने को मिलता है? जस्ट मैंने बताया था आपको कौन सी पुस्तक है? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे देखा जाए कब आई थी? 1938 में आई थी। कब आई थी? 1938 में आई थी ये पुस्तक। ब्लैक कलर कहाँ गया यार? ये तो मुझे चाइनीज ब्रश पेंट है जो चलाना नहीं आता। अच्छा ये है ना ब्लैक कलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही और सटीक जवाब होगा। बात कर लेते हैं, आप देखिएगा फटाफट से, लाइब्रेरी मैनुअल किसकी पुस्तक है? तो आप बता सकते हो किसकी पुस्तक होगी लाइब्रेरी मैनुअल? जेडी ब्राउन की है क्या? तो वो बताइएगा। क्लासिफाइड कैटलॉग पुस्तक कब आती है? तो आपको पता है सन 1934 में आती है। और हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक कब आती है? सन 1955 में आती है। ये आपको याद रखना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की कितने टोटल एडिशन है? तो आप बता सकते हो टोटल 5 एडिशन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत कहता है कि वैकल्पिक स्थानों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए? वैकल्पिक स्थानों की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। बताइएगा कौन सा हो सकता है? संकलन के सिद्धांत, समन्वय के सिद्धांत, लिटरेरी वारंट का सिद्धांत, रिलेटिविटी ऑफ क्लास का सिद्धांत। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना रिलेटिविटी ऑफ क्लास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए। लिटरेरी वारंट जो शब्द है या ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। EW हुल्मे के द्वारा। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा? EW हुल्मे के द्वारा ये शब्द दिया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने, स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत, प्रासरण का सिद्धांत, निर्धारिता का से उपसूत्र या प्राधान्य का उपसूत्र। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट और सटीक जवाब हो जाएगा। प्रासरण का सिद्धांत, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस बोलते हो। क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस बोला जाता है। और आपको ये सारी चीजें याद रखनी। पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को क्या पहचानने की युक्ति क्या? प्रसरण का सिद्धांत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति क्या कहलाएगी? तो बता सकते हो आप 11वें नंबर पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रसाकर्षण का सिद्धांत या प्रसरण का सिद्धांत आपका ये आंसर हो जाएगा। कई बार प्रश्नों की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, इसलिए अपन को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस? प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेचुअल कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस और प्रिंसिपल ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, वो इसका राइट और सटीक जवाब हो जाएगा। ये प्रिंसिपल जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रिंसिपल ऑफ सहायक जो अनुक्रम का सिद्धांत है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, उसमें ये शामिल नहीं किया जाता। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट और सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा उपसूत्र सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है? सूची के व्यवस्थापन का कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इंपोर्टेंट करिएगा इसको, बड़ा शानदार प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, पुनः स्मरण मान का उपसूत्र, वांछित शीर्षक का उपसूत्र, स्थायित्व का उपसूत्र और प्रबलता का उपसूत्र। बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स। यहाँ पर शॉर्ट हेडिंग्स किसकी है? प्रविष्टि के व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, तो जल्दी से देखिएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रंगनाथन द्वारा प्रसूचीकरण से संबंधित नियमों को क्या नाम दिया गया? तो आपको याद रखना है, प्रसूचीकरण के जो संबंधित नियम है, लॉ कहा गया, थ्योरी से, कैनन से, प्रिंसिपल है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कैनन को कहा गया। कैनन का मतलब क्या? उपसूत्र। टोटल कितने उपसूत्र बताए गए? तो टोटल 9 उपसूत्र बताए गए, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने? 9 उपसूत्र। 5 लॉज ऑफ लाइफ साइंस 5 है, और प्रिंसिपल जो मैंने बताया वो टोटल कितने हैं? 6 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने 15वां क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन मुख्यतः उपयुक्त है, किससे संबंधित है? सूचीबद्धता के लिए कैटलॉगिंग, संदर्भ सेवा, परिसंचरण और अधिग्रहण। बता सकते हो आप किससे संबंधित है? तो आप देखते हैं इसका राइट आंसर कर दोगे। 15वां जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट और सटीक जवाब है, सूचीबद्धता के लिए कैटलॉगिंग से संबंधित है। ठीक है, कैनन जो वर्णन करता है कि शीर्षक पृष्ठ पर प्रविष्टि की पसंद और शीर्ष का निर्धारण करने की मिली जानकारी इसके अतिप्रवाह पृष्ठ एक सूची व आधार के रूप में कहा जाता है। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स, कैनन ऑफ परमानेंस और कैनन ऑफ प्रीपोटेंस और कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? तो जिसको आप निर्धारित का उपसूत्र बोलते हो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, वह उपसूत्र जो किसी प्रसूची के लिए शीर्षकों के चयन में सहायता करता है क्या कहलाता है? परमानेंस, शॉर्ट हेडिंग, करेंसी और कंसिस्टेंसी। देखो, शीर्षक की बात जहां आ रही है ना, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन कौन सा राइट करोगे? क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करोगे। क्या? शॉर्ट हेडिंग्स। ये बात आपको याद रखना है। व्यवस्थापन की बात आ जाती है, तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर शीर्षक के चयन की बात आएगी तो शॉर्ट हेडिंग्स आपको करना है। वह उपसूत्र जो विभिन्न प्रविष्टि तत्वों के बीच एक प्रविष्टि की स्थिति तय करती है एक सूची है, क्या है? कैनन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, प्रीपोटेंस, असर्टेनेबिलिटी और रिकॉल वैल्यू। आप सभी बता सकते हो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रीपोटेंस ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस यानी प्रबलता का जो उपसूत्र है वो किससे संबंधित है? वो इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी या सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ये अपनी पुस्तक है जो सदाबहार पुस्तक रही है, आपका बेहतरीन प्यार देखने को मिला। इसी प्रकार से इसके 2 पिछले संस्करण सफलता की ओर बढ़ने के बाद तीसरा संस्करण हमने लॉन्च किया है लिस्टपीडिया के नाम से 3.0। ये पुस्तक जो है, पुस्तक की विशेषता क्या है? इस पुस्तक में 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स दिया गया है, साथ ही साथ टोटल लाइब्रेरी साइंस के 131 पेपर, लगभग 11,000 प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया, जिसमें नेट के पेपर, सेट के पेपर, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर यहाँ पर दिए गए। रोतरवाल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा शानदार करती है लॉन्च की गई है। 25 जून 2000 तक के संपूर्ण पेपरों का यहाँ समावेश किया गया। दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप इस पुस्तक को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हो। और आपको ध्यान रखना, टोटल 131 पेपरों का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। लिस्टपीडिया 3.0 के नाम से ये पुस्तक आती है, तो आप इसको खरीद सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दो कथन दिए गए। पहला कथन है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स ऑफ प्रीपोटेंस और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू एक ही परिवार के सदस्य प्रतीत होते हैं। यह देखना कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स का करते हुए कि सभी मांगे गए दृष्टिकोण कैटलॉग द्वारा दिए जाते हैं। बताइएगा दोनों कथन सत्य है या एक सत्य है या एक गलत है या एक सत्य है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट है जो सही और सटीक जवाब है वो आपको याद रखना है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है, स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत किसमें मुख्यतः अनुप्रयोजित होता है। सूचीकरण, संदर्भ सेवा, परिचालन, अधिग्रहण। देखते ही आप सभी को आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए या ऑप्शन नंबर एक जो है राइट आंसर हो। किसमें आता है स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत, सूचीकरण में, अभी अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा नहीं दिया गया। कैनन ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ करेंसी। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आपको मैंने बताया था ऐसे आप प्रश्न अपने डायरेक्ट एग्जाम में राइट होते हैं। और ये पर्सन कौन से, ये सारे के सारे पर्सन वही है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। इसी प्रकार के पर्सन आएंगे, टेंशन लोड लेना नहीं है आपको, तो जी जान लगा के मेहनत करनी है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, इस क्लास में बहुत शानदार पर्सन देखने को मिलेंगे। 22वां क्वेश्चन है, प्रबलता के उपसूत्र का संबंध है। सूचीकरण, वर्गीकरण, प्रलेखन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन को पता है प्रबलता का उपसूत्र किससे संबंधित है, सूचीकरण से। तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। इस प्रकार देखते क्वेश्चन है ऐसे उड़ाने आपको एग्जाम में। देखते क्वेश्चन फटाफट से पेपर में टिक करना धड़। आपको जब एग्जाम होगा आपका तो आपको याद आएगा सर ने ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, क्या बात है, पूरा पेपर एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको जुड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कहता, कैनन का मतलब उपसूत्र है, एक कैटलॉग में विभिन्न प्रविष्टियों के बीच प्रविष्टि की स्थिति तय करने के ताकत यदि संभव हो तो अग्रणी अनुभाग में केंद्रित होनी चाहिए। कई बार बता चुका हूँ, कैनन ऑफ असर्टेनिटी, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन और कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रबलता का उपसूत्र ये याद रखना है, ठीक है। ट्रिपल सी के अनुसार किसी सरकार के प्रशासनिक विभाग के घर में संलेख तत्व शब्द या शब्द समूह होता है, कार्य के क्षेत्र को दर्शाता है, यह नियम आवश्यकता को पूरा करता है। कौन सा नियम है, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू और कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। बताइएगा 24 ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, यानी पुनः स्मरण मान का उपसूत्र जो है ये इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कैटलॉग में विभिन्न प्रविष्टियों के बीच प्रविष्टि की स्थिति तय करता है। देखो स्थिति की बात आ गई तो आपको जस्ट अभी पर्सन भी रिपीट होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसे ही पर्सन एग्जाम में आते हैं। निर्धारियता का उपसूत्र, स्थायित्व का उपसूत्र, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। बता सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैनन ऑफ प्रीपोटेंस जो पिछला पर्सन था उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर लैंग्वेज चेंज की गई है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हम पुस्तकों के जगत को तय करने के लिए पहले प्रकाशन की तारीख और पहले संस्करण की तारीख एक बाद विशेषताओं का उपयोग नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते, तो आपको पता है 26 में ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपको राइट है, कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। विषम की पहचान कीजिए, कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस, कैनन ऑफ रेलेवेंट सीक्वेंस, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू और कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा इसमें से अलग है वो आपको बताना है। देखिएगा सारे ऑप्शन कौन सा है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो इसका सही आंसर है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू अलग है जबकि ये अलग है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा सूचीबद्ध कैटलॉगिंग का नवीनतम कैनन कौन सा है। मैंने आपको बताया था 1969 की बात याद करो, लाइब्रेरी साइंस विद एक्सीलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन याद करो, पत्रिका में कौन सा सूत्र दिया गया था, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सटीक जवाब होगा। इस प्रकार से आपको जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपन 29 की ओर, आपको ध्यान देना है, ठीक है। वांछित शीर्षक का कैनन ध्यान रखता है, क्या शीर्षकों का स्थायी होना, उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण, प्रविष्टि की व्यवस्थापन, प्रविष्टि की तैयारी की संगति दी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका बी है, आपका राइट आंसर है, ये भी याद रखना। उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण को याद रखना है, अप्रोचेज ऑफ यूजर्स। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए रंगनाथन बैच शुरू कर दिया गया है। जितने भी बिहार के साथी है आपके लिए शानदार और दमदार तरीके से
विभिन्न फैकल्टीज के माध्यम से क्लासेस दी गई है और इस बैच को खरीदने के लिए आप या परचेस करने के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हो। रोतरवाल पब्लिकेशन की ये विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, ये पुस्तकें भी आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी रंगनाथन बैच ज्वाइन करेगा उनको बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और ये करियर क्लासेस जयपुर का हमारा डिजिटल एप्लीकेशन है, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और विभिन्न प्रकार की जानकारी देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है किसी विशेष घटना पर आधारित हो, दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से उस विकल्प को वरीयता दी जानी चाहिए जो समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। देखते हैं आप आंसर राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सही और सटीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ पार्सिमनी हो जाएगा। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रियाकरण के लिए संग्रह को स्थानांतरित करता है, क्या ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 31 है, बताइएगा आप सभी देखकर इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, बी या सेकंड जो प्रिंसिपल ऑस्मोसिस है वो आपका राइट आंसर होगा। परिसरण का सिद्धांत आप इसको हिंदी में बोलते हो। लोकल ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन इसको आप बोल सकते हो। स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी और लॉ ऑफ पार्सिमनी, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कहता है कि कैटलॉग में विभिन्न प्रविष्टियों के बीच प्रविष्टि की स्थिति तय करने के लिए क्षमता। देखो स्थिति की जहां बात आ रही, देखो स्थिति वाला पर्सन कई बार एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको अब देखते ही आंसर राइट आ जाना चाहिए। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस आपको दिमाग में रग रग में बस जाना चाहिए। कम से कम 4-5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 32 पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बड़े 33 क्वेश्चन की ओर। यह निर्णय कि किस विषय शब्द सब्जेक्ट टर्म के नीचे प्रविष्टि बनाए या ना बनाए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सुनिश्चितता का सिद्धांत, प्रधानता का सिद्धांत, उचित शीर्षक का सिद्धांत या प्रसंग का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 33 पे आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो आप सभी मुझे बता सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुनिश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ असर्टेनिबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा प्रश्न सूचना का मुख्य स्रोत माना जाता है? बता सकते हो। कवर पेज, शीर्षक पेज, अर्थ शीर्षक पेज और ओवर पेज फ्लो, बताइएगा। 34 क्वेश्चन पे क्या राइट आंसर हो सकता है आप सभी के अकॉर्डिंग? शीर्षक पेज इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही और सटीक जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है? देखो पर्सन को कई बार एग्जाम में ऐसा दे देता है, निम्न में से सूचीकरण के उपसूत्र है। आप सोचेंगे कि सर ये है, कई बार ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो अपन को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो नहीं और है, नहीं है इसको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में पर्सन को कम से कम 2 बार पढ़ के चलना ताकि अपना पर्सन गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 35 जो है प्यारे साथियों, 35 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाए। परमानेंस भी है, प्रीपोटेंस भी है और शॉर्ट हेडिंग्स भी उपसूत्र है, लेकिन अन्यथा का उपसूत्र नहीं होता, ये आपको याद रखना। निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? संदर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा, वर्गीकरण और सूचीकरण। देखते राइट आंसर कर सकते हो। सूचीकरण ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। बढ़े आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं फटाफट से। ठीक है। सूची में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा नियम है? व्याख्या का नियम, सम्मिति का नियम, पार्सिमनी का नियम या निष्पक्षता का नियम। बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा? तो देखते हैं आप राइट आंसर कर सकते हो। निष्पक्षता का नियम जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्थानीय कैटलॉग कोड की जरूरतों के लिए कौन सी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है और मार्गदर्शन कैसे प्रदान करता है कि एक लाइब्रेरी को कैसे पुनर्निर्धारित किया जा सकता है, कम से कम लागत पर पुनः कैटलॉग किया जा सकता है। तो आप बता सकते हो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन और प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस यानी परिसरण का सिद्धांत दोनों इसमें लागू होता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको IMP कर लेना, एग्जाम में पर्सन में पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, एक्विजिशन। बता सकते हो आप इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको देखते राइट आंसर आ जाना चाहिए। सूचीकरण से संबंधित है, सूचीकरण का सिद्धांत माना जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी। और अंत में मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, लाइव साइंस का ये हमारा सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है जो विभिन्न प्रकार की नवीनतम जानकारी आपको अपडेट समय समय पर देता रहता है और तीव्र गति से
तेजी से बढ़ता हुआ ये एक चैनल है हमारा, लाइफ साइंस को डेडिकेटेड है। आप इसमें जुड़िएगा, बेहतरीन जानकारी आपको देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो ये एग्जाम है, एक सेकंड, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम आपके लिए जी जान साबित होगा। जी जान लगा दीजिए, अंतिम एग्जाम मान के तैयारी कर लीजिए इसको, क्योंकि 27 जुलाई के बाद राजस्थान में कोई वैकेंसी दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगी। लगभग साल 2 साल का एक लंबा अंतराल देखने को मिलेगा, उसके बाद कोई वैकेंसी की हमें एक कल्पना कर सकते हैं कि कोई नई वैकेंसी आएगी। इसलिए अभी आपके पास समय है, जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, सफल हो जाइए। सफल होने के बाद में अगर आप सफल होते हैं, अगर उस सफलता में हमारा थोड़ा भी योगदान होता है, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाए, जिस दिन आपका पेपर हो जाए, उस दिन आप मैसेज करिएगा, सर आपकी क्लासेस से हमें बहुत फायदा मिला है। अगर फायदा नहीं भी मिला हो तो एटलीस्ट आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लासेस कैसे लगती है। आप अपने सुझाव हमें बता सकते हो, और कोई भी आपके डाउट हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। कमेंट जरूर करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट का मैं वेट करूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और जल्दी सिलेक्शन ले जाइए, क्योंकि अपने माँ बाप का सपना जो है वो सपना आपको पूरा करना है, और वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब आप जी जान लगा के मेहनत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों।